शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। आपको बता दें, नए कार्यकारिणी की घोषणा के बाद संगठन की ये पहली बैठक होगी। बैठक में संगठन की गाइडलाइन तय होगी। नगरीय निकाय चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं बैठक में सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 4.5 साल बाद प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव हुआ है और आज बैठक में संगठन की गाइडलाइन तय की जाएगी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव पर आज अहम चर्चा होगी। संगठन ही वो शक्ति है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। संगठन बिखरा तो फिर ऊपर वाला भी नहीं बचाता। बीजेपी इस ताकत को बखूबी समझती है। यही वजह है कि जब पार्टी के भीतर संगठन के इधर बात होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को क्यों तलब किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नई टीम ने संगठन का काम संभालते ही पार्टी में अनुशासन का चाबुक घुमा दिया है। नई कार्य समिति बनने के बाद बीजेपी की रडार पर आए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी। ऐसा कहा जा रहा है कि जब पार्टी सत्ता में नहीं थी तब के उनके बर्ताव को पार्टी भूली नहीं है। तब से ही पार्टी उनके क्रियाकलाप और बयानों को लेकर नाराज चल रही है। इसके अलावा मैहर विधायक अलग विंध्य राज्य पर भी बयान देते रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई कि पिछले दिनों में उन्होंने अपने निवास पर इसको लेकर एक बैठक की थी, जिसे प्रदेश बीजेपी ने गंभीरता से लिया और उन्हें प्रदेश मुख्यालय तलब किया। अंदर की खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें फटकारा भी है, जिसका असर उनके हाव भाव पर भी देखा गया। जब वे प्रदेश कार्यालय से बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखी। मुखरता से अपनी बात कहने वाले नारायण त्रिपाठी के सुर भी बदले हुए थे। तो सामान्य मुलाकात करने चला है, 15-20 दिन से मेरी मुलाकात नहीं थी। आज मैं फोन लगाया, बोले मैं पार्टी कार्यालय में आ जाऊँ। आ गया, 2 मिनट मुलाकात करके जा रहा हूँ। खबरें हैं कि बीजेपी अब पार्टी रेखा लांघने वाले ऐसे नेताओं को चुन चुन कर तलब कर रही है। नारायण त्रिपाठी के पहले पूर्व मंत्री और जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई को भी बीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय तलब किया था। कुल मिलाकर प्रदेश संगठन ये याद दिलाना चाहता है कि जो अनुशासन का पाठ उन्हें पढ़ाया गया है उसे फिर से याद कर लें। नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस नाते वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए हैं। लेकिन नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की मांग अपने स्तर पर कर रहे हैं, किन लोगों के कहने पे कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, इसकी कोई भी स्पष्टता नहीं है। नारायण त्रिपाठी ही इस बारे में ठीक से बता सकते हैं। आज वो आए थे और मुझे लगता है कि नेतृत्व ने जरूर उनसे इस पर बात की होगी। किसी भी क्षेत्र का कल्याण हो, छोटे राज्य भी बने, इस फेवर में भी भारतीय जनता पार्टी रहती है। लेकिन ये पार्टी फोरम पर तय होता है कि किस क्षेत्र में क्या होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। नेताओं को दबाया जाता है। जिस तरह से सरकार में महाकौशल और बिंद की उपेक्षा की गई, उसके बाद बिंद के नेता अलग प्रदेश की मांग करने लगे। अब उस मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारे नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ नेताओं को दबाया नहीं जाता है, उनकी बात कहने से रोका नहीं जाता है। बस पार्टी की नीति नियम का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में बड़ा बेसिक अंतर है। कांग्रेस अपने नेताओं को खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी देती है, जिसका उसे फायदा भी होता है और कभी कभी भारी नुकसान भी। लेकिन बीजेपी में पंचनिष्ठा के पाठ की गांठ बड़ी मजबूत है। इसे जिसने खोला और खोलने की कोशिश की, पार्टी में मानो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। शायद इसी ताकत के बूते बीजेपी आज फर्श से अर्श पर है और कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। एक दिवसीय शहडोल के ब्योहारी दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और कई निर्माण कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने स्नातक कॉलेज को पीजी का दर्जा दिए जाने और आईटीआई कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। इस दौरान सीएम ने गुंडे बदमाशों को लेकर भी सख्त तेवर दिखाते हुए प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दी। इसके अलावा काम में कोताही बरतने वाले एसपी और कलेक्टर को भी हटाने की बात कही। नगर पंचायत में अब
नगर पालिका बना दिया जाएगा। अब इतना पुराना शहर, इतना ऐतिहासिक शहर और नगर पंचायत ही रहे। अब नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका व्यवहारी होगा, ये हम फैसला कर रहे हैं। अब यह स्नातक महाविद्यालय है, कब से है भैया? कॉलेज कब से? 25, लेकिन स्नातक ही रह गया। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि स्नातक नहीं, व्यवहारिका महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को 275 करोड़ के विकास के कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने बैडन के सामुदायिक भवन का निरीक्षण भी किया। सीएम ने इस दौरान जनता को दंडवत होकर प्रणाम किया और जनता को संबोधित किया। कांग्रेस के लोगों ने कहा ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहता हूं, जनता के सामने एक बार नहीं 1 लाख बार घुटना टेकेगा शिवराज सिंह चौहान। लेकिन गुंडे, बदमाश, दुष्टों और माफियाओं को के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। जो जनता को कष्ट देगा, जो दादागिरी करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को दबाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई माफिया हो, मध्य प्रदेश की धरती पर उसे छोड़ेगा नहीं शिवराज सिंह चौहान। वहीं खबर भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री को दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा, जिसमें सारंगपुर के किसानों को खरीफ की फसल के बीमा दिलाने की मांग की है। साथ ही राजगढ़ जिले बीमा की राशि बांटने में देरी और गड़बड़ी भी उन्होंने बताया है। और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि खरीफ की फसल के बीमा दिलवाने के लिए उन्हें पत्र लिखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को राजगढ़ जिले के किसानों के बीमा की राशि वितरण में हो रही देरी और गड़बड़ी को अवगत कराते हुए ये पत्र लिखा है। ग्वालियर के रानी घाटी क्षेत्र में राम जानकी मंदिर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर को लेकर किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री सुरेश राठखेड़ा और पूर्व मंत्री इमरती देवी शामिल हुई। इस दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यज्ञ करवा रहे साधु संतों से आशीर्वाद लिया। वहीं इस महायज्ञ में दूर दूर से साधु संत शिरकत करने पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और आने वाले सालों में अयोध्या सिर्फ भारत के नक्शे पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नक्शे पर एक असीम इतिहास छोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया है, उस यज्ञ में एक एक व्यक्ति को अपनी आहुति देनी है। चंदा देना है, चाहे 10 रुपए से शुरू हो, 100 रुपए तक हो, मगर हर व्यक्ति को जो भगवान श्री राम से प्रेरणा चाहता है, माता बहने, सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें, तो आपको आशीर्वाद प्रभु श्री राम का अवश्य मिलेगा। ये क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र होने के अतिरिक्त एक सच्ची सेवा भाव की भावना इस क्षेत्र की जनता के कण कण में है। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है मेरे भाई और बहन। इधर मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के मामले में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मृतकों के परिजन से मुलाकात की। सिंधिया ने पहावली गांव पहुंचकर परिजन से मुलाकात की और 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज मामले में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मामले में बीजेपी नेता के भतीजे के शामिल होने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि आरोपी की कोई जाति या धर्म नहीं होता,
जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। केवल ऊपर के लेवल के अफसरों के विरुद्ध नहीं, लेकिन नीचे तक। पर मैंने ये भी अनुरोध किया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जो लोग, मैंने सुना है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी 5-6 लोग अभी भी फरार हैं। जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके प्रति होनी चाहिए। मुरैना शराब कांड में 24 लोगों की मौत के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती शराब कांड पीड़ित 4 लोगों की रोशनी चली गई है। शराब कांड के 20 पीड़ितों को जय आरोग्य में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 6 लोगों की मौत ग्वालियर में ही हो चुकी है। वहीं 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं खबर दिल्ली से, जहां पहले दिन टीकाकरण का टारगेट पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें, टारगेट के मुकाबले महज 60% लोगों को ही ये टीका लग पाया। 3000 जगहों पर 3,15,000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 3,351 जगहों पर 1,91,181 लोगों को टीका लग पाया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6,739 लोगों को टीका लगा और छत्तीसगढ़ में 4,985 लोगों को कोरोना का टीका लगा। जिन लोगों ने टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया वो संख्या है 16,755, और जो हमारे पास प्रोविजनल डेटा है उसके अनुसार ये शाम के 5:30 बजे तक का डेटा है। उस समय तक इन सभी सेशन साइट्स में 1,65,714 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया जा चुका था। छत्तीसगढ़ 4,985, मध्य प्रदेश 6,739। जिस घड़ी का देश पिछले 9 महीनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो पल आ ही गया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव कल शुरू हुआ। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तारीख 16 जनवरी 2021, दिन शनिवार, समय 11:05। ये तारीख और ये दिन दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। जिंदगी बचाने की जंग में भारत ने इस दिन अपना नया इतिहास भी रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। देश पिछले 9 महीनों से हर मिनट, हर घंटे और हर दिन कोरोना की दवाई आने का इंतजार कर रहा था। पिछले 9 महीनों में देश ने जिस जज्बे से कोरोना की लड़ाई लड़ी, जो दर्द सहा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ना ही जिन लोगों ने महामारी में अपनी जान गंवाई उन्हें वापस लाया जा सकता है। लेकिन लोगों को बचाने जिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अपने प्राण संकट में डाले, उनके हौसले पर देश को गर्व है। लेकिन दुनिया को ठप कर देने वाली इस महामारी से अब देश लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये खुशी का पल भी है और भावुक करने वाला पल भी है।
सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। कोरोना से लड़ने वाले ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए जितना किया जाए उतना कम है। इस लिहाज से जिंदगी बचाने वाला पहला टीका उनके नाम रहा। पहले चरण में ऐसे 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। पृथ्वी पर मानव इतिहास में कई मुश्किलें आई, कई युद्ध हुए और हो रहे हैं, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था ना ही सोसाइटी को था। जो खबरें आ रही थी वह पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। कुछ देशों ने हमारी बड़ी आबादी को कमजोरी बताया था, लेकिन हमने उसे अपनी ताकत बना लिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। आज देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन याद करें 30 जनवरी 2020 को जब कोरोना का पहला मामला देश में मिला था। उसके बाद देश कई आशंकाओं और मुश्किलों की आहट में भरने लगा। तब प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने देश को इस लड़ाई के लिए तैयार करने तरह तरह के जतन किए। लोगों से ताली बजवाई, मौन रखवाया और घर की बत्ती गुल करवाई, दीपक जलवाए। ये कुछ ऐसे जतन थे जिससे देश में नया जोश आया। उसके बाद महामारी से लड़ने देश ने एक के बाद एक लॉकडाउन का सामना भी किया। कुल मिलाकर देखें तो भारत ने सारी बातों को पीछे रख जिंदगी बचाने को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। आज जब दुनिया के बड़े देश अब भी महामारी से कराह रहे हैं, भारत कामयाबी के साथ कोरोना से उबरने के करीब पहुंच गया है। ये भारत की जीत ही तो है, 130 करोड़ लोगों की जीत ही तो है, देश को चलाने वालों की जीत ही तो है। इस पर शक सुबह कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। केंद्र सरकार ने नए स्टार्टअप की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह ऐलान किया। इसका आयोजन कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से किया गया। 2 दिन के कार्यक्रम के आखिरी दिन पीएम ने बिम्स्टेक के युवा इन्वेस्टर्स से बात की। बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में आते हैं। पीएम ने स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी मुहैया कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप सीड फंड बनाने का ऐलान किया। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष गिरी, फाउंडर एंड सीईओ फ्रेश रूम्स। सर, आपके स्वच्छ भारत मिशन के बाद हमने हाइजीन मेंटेनेंस के ऊपर काम किया और हमने विश्व का पहला क्लाउड एंड आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 5 स्टार टॉयलेट्स का निर्माण किया है सर। ये मोबाइल ऐप्स के द्वारा संचालित है। इस स्मार्ट टॉयलेट्स में हम हर साल 40% पानी की बचत कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मेंटेनेंस पे खर्च होने वाला पैसा शून्य हो जाएगा। इसमें हमने वुमेन हाइजीन और सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया है और इसमें हेल्थ क्लिनिक, नैप जोन
जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बात बनती नहीं नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने किसान आंदोलन में सक्रिय 20 लोगों को समन भेजे हैं। ये समन 15 दिसंबर 2020 को सिख फॉर जस्टिस यानी SFG के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे के संबंध में भेजे गए हैं। NIA ने ये मुकदमा 15 दिसंबर को ही दर्ज कर लिया था, जिसकी FIR में सिख फॉर जस्टिस को एक गैर कानूनी संगठन बताया गया। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की घोषणा से घबराई हुई है, इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा कदम उठा रही है। किसान संगठन जल्द ही इस बारे में मीडिया से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ईयरफोन लगाने की आदत है तो संभल जाइए, सावधान हो जाइए। ईयरफोन आपकी जान का दुश्मन भी हो सकता है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी बंसल न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो या रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हो या पैदल चल रहे हो तो ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ईयरफोन आपकी जान भी ले सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो तस्वीरों को गौर से देखिए। होशंगाबाद की एक महिला ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। आराम से अपनी धुन में रेलवे ट्रैक क्रॉस करती महिला तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ईयरफोन लगा हुआ था, जिस कारण महिला ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाई और अचानक से वो ट्रेन की चपेट में आ गई। तो होशंगाबाद की एक घटना बताई जा रही है, जहां एक महिला ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी और उसको ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी और जिस कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गई। वहीं खबर बड़वानी से है, जहां नाविकों ने एक युवती की जान बचाई। युवती ने नर्मदा पुल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके चलते नाविकों ने उसकी जान बचाई। युवती के रेस्क्यू का वीडियो भी एक सामने आया है, जिसमें युवती खुदकुशी के लिए नर्मदा पुल से कूदी नदी में और वहां पर मौजूद नाविकों ने उसकी जान बचाई। वहीं अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लगा पाया। अरे वाह।